नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे लग्जरी की दुनिया की, और इससे बेहतर कौन हो सकता है इस बात के लिए आइकॉनिक लुई वीटॉन से। ये ब्रांड मेरे प्यारों सिर्फ हैंडबैग्स और लगेज के बारे में नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और स्टाइल की कहानी है। 19वीं सदी के फ्रांस से शुरू होकर लुई वीटॉन एक ग्लोबल फिनोमिना बन गया है, जो लग्जरी और सोफिस्टिकेशन का दूसरा नाम है। तो इसका राज क्या है? कैसे एक छोटे शहर जूरा का लड़का फैशन की दुनिया का बादशाह बन गया? चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम खोलने वाले हैं लुई वीटॉन के इस अद्भुत सफर का पिटारा, एक ट्रंक से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर तक। तैयार हो जाइए क्राफ्ट्समैनशिप, क्रिएटिविटी और एक ऐसी विरासत की कहानी के लिए जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। ये कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं, जिसमें ड्रामा, महत्वाकांक्षा और बेशक स्टाइल की भरमार है। जरा सोचो, साल है 1821, एक ऐसा समय जब दुनिया बहुत अलग थी, और पूर्वी फ्रांस के एक छोटे से गांव आंशे में, जहां जीवन सरल और शांत था, एक छोटे से लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है लुई विटॉन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन विश्व प्रसिद्ध ब्रांड का संस्थापक बनेगा। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा, जो कारीगरों और किसानों के परिवार में पैदा हुआ था, एक दिन फैशन की दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ेगा। लुई का बचपन उस चकाचौंध और ग्लैमर से कोसों दूर था, जिसका बाद में उसका नाम पर्याय बन गया। लुई का बचपन बहुत ही साधारण था, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती थी। एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े लुई ने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और कारीगरी की कीमत समझी। उसके पिता एक बढ़ई थे, जो लकड़ी के काम में माहिर थे, और उसकी माँ, एक टोपी बनाने वाली, ने उसमें बारीकियों पर ध्यान देने और खूबसूरत चीजें बनाने का जुनून पैदा किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था लुई के लिए। उसका खूबसूरत गांव उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को समेट नहीं पा रहा था। वो कुछ और चाहता था, एक बड़ा मंच जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। और इसलिए 16 साल की छोटी सी उम्र में लुई विटॉन ने एक जिंदगी बदल देने वाला सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो उसे पेरिस की चहल पहल वाली गलियों तक ले जाएगा। पेरिस, जहां सपने हकीकत बनते हैं और जहां लुई ने अपने सपनों को पंख दिए। पेरिस में लुई ने एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उसने कड़ी मेहनत और समर्पण से अपने कौशल को निखारा। उसने अपने डिजाइन और कारीगरी में नयापन लाने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लुई के शुरुआती डिजाइन और प्रोटोटाइप ने लोगों का ध्यान खींचा और उसकी पहचान बनने लगी। उसने अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती गई। लुई का शुरुआती कार्यशाला एक ऐसी जगह बन गई जहां लग्जरी और गुणवत्ता का मेल होता था। और इस तरह एक छोटे से गांव से निकलकर लुई विटॉन ने पेरिस में अपने सपनों को साकार किया और एक ऐसा नाम बनाया जो आज भी फैशन की दुनिया में चमकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक जवान लुई, जो बमुश्किल एक आदमी है, अपने गांव से 250 मील पैदल चलकर सिटी ऑन फ्लाइट्स पहुंचता है। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक तीर्थ यात्रा थी। उसके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण था, खुद के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का। 1830 के दशक में पेरिस रचनात्मकता और नवाचार का केंद्र था। लुई जैसे महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक चुंबक। वो वहां खाली हाथ पहुंचा, सिर्फ अपने सपनों और अपने हुनर के साथ। गुजारा करने के लिए उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था, कुछ संतुष्टि देने वाला। लगता था किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। लुई को एक ट्रंक बनाने वाली वर्कशॉप मिली, और उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। कारीगरी, सटीकता, कलाकारी, ये सब उस युवक को भा गया जो कुशल कारीगरों से घिरा हुआ बड़ा हुआ था। उसे पता चल गया था कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। भाग 4, एक ब्रांड का जन्म, ट्रंक बनाने में नयापन। लुई की कुदरती प्रतिभा और लगन साफ दिखाई देती थी, और वो जल्दी ही आगे बढ़ गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। वो एक मशहूर ट्रंक मेकर, मिस्टर मार्शल, का अप्रेंटिस बन गया, और उसने इस खास हुनर की बारीकियों को सीखा। इस अप्रेंटिसशिप के दौरान लुई ने न केवल तकनीकी कौशल सीखा, बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कला भी सीखी। लेकिन लुई सिर्फ पुराने तरीकों पर चलकर संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता था और अपने काम में सुधार लाने के लिए तत्पर रहता था। उसके पास एक दूरदर्शी सोच थी, कुछ नया करने की और सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत।
लुई ने अपने डिजाइन में नए नए प्रयोग किए और अपने ट्रंक्स को और भी बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की खोज की। 1854 में 17 साल तक अपने हुनर को निखारने के बाद लुई वीटॉन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए पेरिस के बीचों बीच 4 रू न्यूव डेस कैपुसिन्स में अपनी ट्रंक बनाने की वर्कशॉप खोली। इस वर्कशॉप के साथ लुई ने अपने खुद के ब्रांड की नींव रखी। उसने अपने ट्रंक्स को एक नई पहचान दी और अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए, और इसी के साथ लुई वीटॉन ब्रांड का जन्म हुआ। यह ब्रांड जल्द ही अपनी गुणवत्ता और नवाचार के लिए मशहूर हो गया। लुई वीटॉन के ट्रंक्स को खास बनाने वाला उनका डिजाइन का नया तरीका था। उन्होंने अपने ट्रंक्स को न केवल सुंदर बनाया बल्कि उन्हें और भी उपयोगी और टिकाऊ बनाया। उसने फ्लैट टॉप वाले ट्रंक्स बनाए जो उस समय के मशहूर गोल्ड ट्रंक्स से बिल्कुल अलग थे। ये फ्लैट टॉप ट्रंक्स न केवल अधिक व्यावहारिक थे बल्कि उन्हें स्टैक करना भी आसान था। ये नयापन, जो व्यावहारिकता और अपने ग्राहकों की जरूरतों की समझ से पैदा हुआ था, गेम चेंजर साबित हुआ। लुई ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रंक्स को डिजाइन किया जिससे वे अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बने। ये ट्रंक न सिर्फ आसानी से एक के ऊपर एक रखे जा सकते थे बल्कि ये हल्के और ज्यादा मजबूत भी थे। 19वीं सदी की यात्रा की मुश्किलों के लिए एकदम सही। लुई वीटॉन के इन नवाचारों ने ट्रंक बनाने की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और उन्हें एक अग्रणी ब्रांड बना दिया। भाग 5, वो निशान जो सबसे अलग है, खूबसूरती की निशानी। जैसे जैसे क्वालिटी और नएपन के लिए लुई वीटॉन का नाम फैला, वैसे वैसे उसकी चीजों की मांग भी बढ़ती गई। लुई वीटॉन का नाम अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका था। अमीर लोग जो हमेशा कुछ खास और स्टाइलिश चाहते थे, उसकी वर्कशॉप पर टूट पड़े। लुई वीटॉन के उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन ने उन्हें एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। राजघरानों से लेकर सोशलाइट्स तक हर कोई लुई वीटॉन का जादू चाहता था। उनके उत्पादों में एक ऐसी बात थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसकी वर्कशॉप पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कारीगर दिन रात मेहनत करते थे ताकि हर उत्पाद में वही गुणवत्ता और नयापन बरकरार रहे। राजघरानों से लेकर सोशलाइट्स तक हर कोई लुई वीटॉन का जादू चाहता था। 1896 में लुई के बेटे जॉर्जेस वीटॉन ने एक ऐसा डिजाइन पेश किया जो लग्जरी और सोफिस्टिकेशन का पर्याय बन गया। आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम। ये खास पैटर्न जिसमें एलवी के आपस में जुड़े हुए अक्षर और फूलों के डिजाइन थे, असल में नकली सामान बनाने वालों से निपटने के लिए बनाया गया था, जो ब्रांड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक बड़ी समस्या बन रहे थे। जॉर्जेस को क्या पता था कि उसकी ये रचना अपने असली मकसद से आगे बढ़कर प्रतिष्ठा और कालातीत खूबसूरती की निशानी बन जाएगी। एलवी मोनोग्राम ने जल्द ही दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया और लग्जरी और बेहतरीन पसंद का एक पहचानने योग्य प्रतीक बन गया। इस मोनोग्राम ने न केवल ब्रांड की पहचान को मजबूत किया बल्कि इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बना दिया। नकली सामान बनाने वालों से निपटने के लिए बनाए गए इस डिजाइन ने लुई वीटॉन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लुई वीटॉन की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई और यह ब्रांड एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। जॉर्जेस वीटॉन ने जो डिजाइन पेश किया था, वह अब सिर्फ एक पैटर्न नहीं बल्कि एक विरासत बन चुका था। इस विरासत ने लुई वीटॉन को फैशन की दुनिया में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। एलवी मोनोग्राम अब सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था जो लग्जरी और सोफिस्टिकेशन का पर्याय था। दुनिया भर के लोग इस मोनोग्राम को पहचानते थे और इसे अपनी स्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते थे। इस तरह लुई वीटॉन का मोनोग्राम एक ग्लोबल आइकॉन बन गया जो लग्जरी और बेहतरीन पसंद का प्रतीक था। भाग 6, ट्रंक्स से आगे, लग्जरी की दुनिया में फैलते हुए। जॉर्जेस वीटॉन के नेतृत्व में ब्रांड फलता फूलता रहा और ट्रंक्स से आगे भी अपनी पहचान बनाई। अपने समझदार ग्राहकों की बदलती जरूरतों और इच्छाओं को पहचानते हुए लुई विटॉन ने नए क्षेत्रों में कदम रखा और कई तरह के लेदर गुड्स पेश किए जो लग्जरी की दुनिया में जरूरी चीजें बन गए। हैंडबैग, पर्स, वॉलेट और दूसरे एक्सेसरीज सब उसी बारीकी और क्वालिटी के साथ बनाए गए थे जो लुई वीटॉन के नाम का दूसरा नाम बन गए थे और दुनिया के सबसे स्टाइलिश लोगों के हाथों और वार्डरोब में जगह बनाने लगे। हर नई चीज में ब्रांड का डीएनए था, फंक्शनलिटी, टिकाऊपन और कालातीत खूबसूरती का एकदम सही मिश्रण। लुई वीटॉन सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, वो एक लाइफस्टाइल, लग्जरी
और सोफिस्टिकेशन की एक ख्वाहिश भरी दुनिया पेश कर रहा था।